मैं अपने YouTube चैनल बायो ब्रेन मास्टर में आपका स्वागत करती हूँ। जो सीरीज चल रहा है बायोलॉजी जूलॉजी डिक्शनरी का विथ डायग्राम, आज का जो वीडियो है नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि इसमें कुछ और वीडियो पहले से अपलोड कर दिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला शब्द है वो है लसिका केशिकाएँ। क्या है ये जानते हैं। ऊतकों की कोशिकाओं के चारों तरफ, यानी कि ऊतक होता है यानी कि कोशिकाओं का समूह होता है, उसके चारों तरफ पाई जाने वाली लसिका का कुछ महीन रुधिर केशिकाओं के समान नलियों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। यानी कि जो कोशिकाएं होती हैं उनके चारों तरफ लसिका का कुछ महीन रुधिर यानी कि कुछ भाग केशिकाओं के समान ही नलियों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। इन नलियों को लसिका केशिकाएँ कहते हैं। यानी कि जो कोशिका होती है उसके चारों तरफ जिन नलियों द्वारा जो रुधिर होती है, महीन रुधिर होती है, उसे एकत्रित किया जाता है, उसी नलियों को लसिका केशिकाएँ कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। उपास्थि मस्तिष्क व स्पाइनल कॉर्ड को छोड़कर शरीर के सभी भागों में लसिका की केशिकाओं का जाल जो है बिखरा रहता है। कि जो केशिकाएं होती हैं उनका अंतिम सिरा जो है बंद होते हैं। आंत की विलाई जो होती है इनकी अंतिम शाखाओं को आसिड या वाहिनियाँ कहते हैं। यानी कि जो आंत की विलाई होती है उनकी शाखाओं को क्या कहा जाता है, आसिड वाहिनियाँ कहते हैं। आंत से अवशोषित जो वसा होता है, वसा के कारण इनका लसिका दूधिया रंग का होता है। यानी कि जो आंत में जो क्या होती है, विलाई पाई जाती है, उनकी अंतिम शाखाओं को आसिड कहा जाता है। और आंत जो है क्या करती है, वसा का अवशोषण करती है। तो इसमें जो वो लसिका पाई जाती है वो कैसा होता है, दूधिया रंग का होता है, जिसे क्या कहा जाता है, काइल कहा जाता है। यानी कि आंत में जो लसिका या लिम्फ जो पाया जाता है वो किस रंग का होता है, दूधिया रंग का होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है, केशिकाएं हैं, यानी कि लसिका केशिकाएं हैं जो क्या करती हैं, कहाँ पे पाई जाती हैं, कोशिकाओं के बाहर जो ब्लड को एकत्रित करती हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, केशिकाएं कही जाती है। यानी कि जो कैपिलरीज होती हैं, पिछले बार हमने पढ़ा, जो कैपिलरीज होती हैं वही क्या करती हैं, जिस तरह से ब्लड को क्या होता है, जो वेन और आर्टरी होती है वो छोटी छोटी नलियों में बढ़ती है जिसे कैपिलरीज कहते हैं, उसी तरह से ये लिम्फ केशिकाएँ भी होती हैं जो क्या करती हैं, जो लसिका होती है या लिम्फ होती है उसे कोशिकाओं के चारों तरफ फैलाती हैं। लसिका वाहिनियाँ तो जानते हैं ये क्या है, लसिका वाहिनियाँ। तो बहुत सी केशिकाएँ आपस में संयुक्त होकर, अभी हमने पढ़ा लसिका वाहिनी केशिकाएँ, तो वो जो केशिकाएँ होती हैं वो क्या होती हैं, आगे जाके संयुक्त हो जाती हैं और मोटी वाहिनियाँ बनाती, यानी कि मोटी नलिका बनाती हैं। इन वाहिनियों को ही लसिका वाहिनियाँ कहते हैं। इनकी संरचना सिराओं के समान होती है। यानी कि जो केशिकाएँ होती हैं वो आपस में जुड़ के क्या बनाती हैं, वाहिनियाँ या लसिका वाहिनियाँ बनाती हैं। और वे किसके जैसे होती हैं, ये सिराओं या वेन के समान होती हैं, लेकिन इनकी जो दीवारें होती हैं वो जो सिरा होती है उसके अपेक्षा पतली होती है। वहाँ पे हमने देखा जैसे कि वेन होती है वो आगे जाके कैपिलरीज में विभक्त हो जाती है, उसी तरह से जो क्या होती है, वाहिनियाँ हैं वो विभक्त होके केशिकाओं में बदल जाती हैं। इनमें हृदय की ओर खुलने वाले जो कपाट होती हैं ये जगह जगह पाए जाते हैं। यानी कि जो वाहिनियाँ होती हैं उनमें क्या पाई जाती हैं, जगह जगह पर कपाट पाई जाती है।
इन कपाटों की संख्या शिराओं की तुलना में अधिक होती है, यानी कि शिराओं में भी क्या पाया जाता है, कपाट पाई जाती है, लेकिन जो वाहिनियाँ होती हैं इनमें कपाटों की संख्या अधिक होती है। शरीर की सभी लसिका वाहिनियाँ मिलकर दो बड़ी क्या करती हैं, लसिका वाहिनियों में बदल जाती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, बाह्यवक्षी वाहिनी और दायावक्षी लसिका वाहिनी कहते हैं। यानी कि जो क्या होती है, वाहिनियाँ होती हैं वो भी क्या करती हैं, दो अलग अलग रुधिर वाहिनियाँ या जो लसिका वाहिनियाँ होती है उसमें बदल जाती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, एक को क्या कहा जाता है, बायां वक्षी वाहिनी और दूसरे को दायां वक्षी वाहिनी कहा जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है, वाहिनियों का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या होती है, जो वाहिनियाँ होती हैं कई जगह पे फूली हुई संरचना बना लेती हैं या ज़्यादा चौड़ी हो जाती हैं, वहाँ पे क्या होती है, ज़्यादा लिम्फ इकट्ठा हो जाता है, उसे लिम्फ नोड कहा जाता है। आगे जाके हम पढ़ेंगे क्या होता है। इसमें जो क्या होता है, जो लिम्फेटिक जो केशिकाएँ या वाहिनियाँ होती हैं उनमें क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है, जिसे लिम्फेटिक फ्लूइड कहा जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है, कैपिलरीज कहलाती है, यानी कि जो वेंस की या नलियों की जो क्या होती है, जाल होती है, उन्हें ही क्या कहा जाता है, कैपिलरीज या केशिकाएँ वाहिनियाँ कहा जाता है। इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं जो कि यहाँ पे जो वाहिनियाँ होती हैं वो दो भागों में बढ़ जाती है। एक क्या होती है, दाएं तरफ जाती है और एक क्या होती है, बाएं तरफ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं लसिका गांठें, ये क्या हैं, अभी हमने डायग्राम के थ्रू देखा, आगे और जानते हैं इसके बारे में। तो जो लसिका वाहिनियाँ हैं कुछ स्थानों पे क्या हो जाती हैं, चौड़ी होकर थैली जैसी रचना बना देती हैं। इन रचनाओं को ही क्या कहा जाता है, लसिका गांठें कहा जाता है। वास्तव में ये लसिका जो वाहिकाएँ होती हैं वो फूले हुए भाग होते हैं। इन गांठों में WBC तथा कुछ प्रतिरक्षी होता है या एंटीबॉडी होती है वो बनता है, जो रुधिर में बाहर से आए रोगाणुओं और रोग कारकों को नष्ट करते हैं। यानी कि जो लसिका गांठें होती हैं उनमें WBC और एंटीबॉडीज़ का क्या होता है, निर्माण होता है, और वो क्या करती हैं, रुधिर में यानी कि ब्लड में बाहर से जो एंटीजन जो आती है या जो बैक्टीरिया या वायरस जाता है उसे क्या करते हैं, रोगाणु, जैसे रोगाणु होता है और जो रोग कारक होते हैं जिससे रोग फैलता है उसे क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। इन गांठों में लसिका वाहिनी अनेक पतली पतली शाखाओं में विभाजित होकर एक जाल बनाती है। इस जाल तंत्र में रुधिर को छानकर साफ किया जाता है। यानी कि जो लसिका होती है वो अनेक पतली पतली शाखाओं में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो विभाजित होती है जब जो लसिका गांठ होती है या लिम्फ नोड होता है वो विभाजित होती है तो एक जाल की तरह संरचना बना लेती है, और उसी में क्या होता है, जो रुधिर होता है छानकर साफ किया जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो लिम्फ नोड है उसे इस तरह से, जो लिम्फ नोड होता है वो वाहिनियों से क्या होता है, जुड़ा होता है, और यहीं पे क्या होता है, WBC और एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है, और ये रोगाणु, रोगजनक जो वायरस बैक्टीरिया होता है उसे ये क्या करता है, नष्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं लसिका अंग। तो लसिका अंग कौन कौन सा है, लसिका वाहिनी से संबंधित कुछ छोटे अंग पाए जाते हैं जिन्हें लसिका अंग कहते हैं। यानी कि लसिका वाहिनी से संबंधित कुछ अंग पाए जाते हैं जो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और उन्हीं को क्या कहा जाता है, लसिका अंग या लीफ ऑर्गन कहा जाता है। मनुष्य तथा दूसरे स्तनियों में निम्न लसिका अंग पाए जाते हैं। जानते हैं कौन कौन सा लसिका अंग है।
यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, थाइमस है, स्प्लीन है, ये क्या है, लसिका या लिम्फ आर्गन कहलाता है, लसिका अंग कहलाता है। जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स। पहले देखते हैं लसिका पुटक, ये क्या है और कहाँ पे पाया जाता है। तो आंत की श्लेष्मा झिल्ली पर कुछ छोटी छोटी अंडाकार पुटिकाएँ पाई जाती हैं। यानी कि जो आंत की झिल्ली होती है या श्लेष्मा झिल्ली होती है, वहाँ पे छोटी छोटी रचना, अंडाकार रचना पाई जाती हैं, जिन्हें पुटिकाएँ कही जाती हैं। उन्हें ही क्या कहा जाता है, लसिका पुटक कहा जाता है। यह समूह में क्या होती है, व्यवस्थित होती है, अरेंज्ड होती है, और इन समूहों को पेयर के पिंड भी कहा जाता है। जो पुटिकाओं का समूह होता है उसे पेयर ऑफ पिंड कहा जाता है। यह भी लसिका गांठों के समान ही कार्य करती हैं। यानी कि जो पेयर्स ऑफ पिंड होता है वो भी क्या करता है, लसिका गांठ यानी कि लिम्फ नोड की तरह कार्य करता है। अभी हमने पढ़ा पिछले स्लाइड में क्या करते हैं, WBC का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, और बाह्य जो रोगाणु होता है उसे किल करते हैं। जो क्या होता है, रोगजनक या रोग कारक जो होता है उसे वो मारते हैं या नष्ट करते हैं। तो ये पेयर्स ऑफ पिंड कहाँ पाया जाता है, आंत में पाया जाता है। डायग्राम के थ्रू देखते हैं हम, ये क्या है, विलाई है। कहाँ पाई जाती है विलाई, आंत में पाई जाती है। यहीं पे क्या होता है, इस तरह से समूह पाई जाती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं पुटिकाओं की क्या पाई जाती है, समूह पाई जाती है, जो क्या करती है, जो रोग कारक होता है या बाह्य जो एंटीजन होता है उसे क्या करता है, किल करता है। और ये कहाँ पाया जाता है, आंत की जो श्लेष्मा झिल्ली होती है वहाँ पाया जाता है। और इसे पेयर्स पेच या इसे पेयर्स ऑफ पिंड कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्लीहा। तो प्लीहा क्या है, प्लीहा जो है वो गहरे लाल रंग की लंबी चपटी और ग्रंथिमय रचना होती है, जो कहाँ पे होती है, आमाशय और जो फंडिक भाग होता है, आमाशय का फंडिक भाग होता है और डायफ्राम के बीच में यह पाया जाता है। और यह पेरिटोनियम झिल्ली के अंदर पैक होता है, और जो 2 वलय होता है उसके अंदर ही पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, ओमेंटम कहा जाता है। और यही वो ओमेंटम जो होता है इसी में यह सधी रहती है। यानी कि जो स्प्लीन होती है वो कहाँ पे पाया जाता है, आमाशय और डायफ्राम के बीच में पाई जाती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है, स्प्लीन है, जो गहरे लाल रंग की लंबी और चपटी संरचना होती है, जो कहाँ पाई जाती है, जो ये आमाशय है और ऊपर में क्या है, डायफ्राम है, तो यही दोनों के बीच में जो है पाई जाती है। और जो मतलब जो डायफ्राम होता है और आमाशय का जो फंडिक भाग होता है वहीं पे ये पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका कार्य देख लेते हैं प्लीहा का कि ये क्या कार्य करता है। ये क्या करता है, प्लीहा जो है लिम्फोसाइट को बनाता है। लिम्फोसाइट यानी कि जो WBC होती है इसका ये फॉर्मेशन करता है। WBC क्या है, हमारे शरीर का जो है बॉडीगार्ड होता है। सेकेंड जो इसका फंक्शन है, रक्त की जो टूटी फूटी क्या होती है, टुकड़े होती हैं, उन्हें ये नष्ट करती है और उधिर की सफाई भी करती है। यानी कि जो रक्त होता है वो टूट फूट जाता है, उसे क्या करता है, ये नष्ट करता है और उधिर की सफाई भी ये करती है। प्लीहा जो है
एंटीबॉडी का भी क्या करती है, फॉर्मेशन करती है, जो रोग जनक रोगाणु होते हैं उसे नष्ट करती है। यह भ्रूण अवस्था में क्या करती है, लाल रुधिर कणिका यानी कि आरबीसी का भी फॉर्मेशन करती है। जब बोन मैरो नहीं बना रहता है भ्रूणावस्था में, उस समय जो है स्प्लीन और जो लीवर होता है वो आरबीसी का फॉर्मेशन करते हैं। रुधिर का संचार करती है, यानी कि जो स्प्लीन होती है यह रुधिर ट्रांसफॉर्मेशन में भी क्या करती है, सहायता करती है। नेक्स्ट देखते हैं थाइमस ग्रंथि, ये क्या है और कहाँ पाई जाती है। तो यह अनियमित आकार की ग्रंथि होती है, यानी कि हर किसी व्यक्ति में या स्तनधारी में इसकी जो आकार होती है वो अलग अलग होती है, जो वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होती है। यानी कि जो क्या होता है, फेफड़ा होता है उसके बीच में यह पाई जाती है। धीरे धीरे यह समाप्त हो जाती है, यानी कि जब भ्रूण होता है और जो शिशु होता है उस समय यह उपस्थित होता है, और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है वैसे वैसे धीरे धीरे क्या हो जाता है, नष्ट होते जाता है। यानी कि 7 साल का जब बच्चा होता है उस समय यह जो है एक धागे के समान बस ये क्या होता है, उपस्थित होता है, और वयस्क में ये क्या हो जाता है, अवशेष मात्र ही रह जाता है। यानी कि जब बड़ा होता है व्यक्ति तो उस समय यह धागे के समान या अवशेषी के रूप में क्या होता है, अवशेषी अंग के रूप में यह रह जाता है। इसमें लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। जब बोन मैरो नहीं बना रहता है उस समय क्या होता है, इसमें लिम्फोसाइट या डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसकी पोजीशन कहाँ पे ये पाई जाती है। ये क्या है, थाइमस ग्लैंड है, जो दोनों जो फेफड़ा होता है उसके बीच में पाई जाती है। यानी कि हार्ट के ऊपर ये क्या पाई जाती है, थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। और ये थाइमस ग्रंथि क्या होती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ यह समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं टॉन्सिल, ये क्या होता है। यह ग्रसनी की श्लेष्मा झिल्ली में स्थित होती है, यानी कि ग्रसनी जो होती है उसकी श्लेष्मा झिल्ली में यह स्थित होती है तथा लसिका ऊतकों की बनी होती है। यानी कि लसिकी ऊतक का यह बना होता है, यह भी क्या करती है, लिम्फोसाइट का निर्माण करती है। यानी कि टॉन्सिल भी क्या करती हैं, लिम्फोसाइट का निर्माण करती हैं। और ये कहाँ पे उपस्थित होती है, ग्रसनी होती है उसकी श्लेष्मा झिल्ली में उपस्थित होती हैं। और ये कैसे ऊतकों की बनी होती है, लसिकी ऊतकों की ये बनी होती है। यानी कि लसिका का फॉर्मेशन यहाँ पर भी होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है, टॉन्सिल्स है, जो कहाँ पे पाया जाता है, जो ग्रसनी होती है, यानी कि जीभ के बाद या टंग के बाद जो नली होती है उसे ही क्या कहा जाता है, ग्रसनी मुख गुहा कहा जाता है। उसी में ये जो टॉन्सिल है वो पाई जाती है। ये भी क्या करती है, डब्ल्यूबीसी का या लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन करती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मुंह में जो कीटाणु या जो बैक्टीरिया या जो रोग कारक जाता है उसे मुंह में ही क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। नेक्स्ट वर्ड है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये क्या है जानते हैं। इसका प्रचलित नाम क्या है, ईसीजी है। यह एक ऐसा संवेदी उपकरण है जो कि हृदय की धड़कन के कार्डियक चक्र के दौरान हृदय के विभिन्न कोष्ठकों की पेशियों के द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेगों को रिकॉर्ड करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हृदय का क्या होता है, कार्डियक चक्र होता है, उसे रिकॉर्ड करता है, उसे ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है। इस तरह से हम देख सकते हैं ये क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन है जिसमें हृदय का जो शिथिलन और संकुचन से जो क्या होता है, जो रेश होती हैं यानी कि जो आवाज़ें होती हैं उन्हें एक ग्राफ या एक विद्युत लाइन के थ्रू क्या करती हैं, शो करती हैं।
हृदय में एक संकुचन और एक शिथिलन उत्पन्न होता है, जिसे जिसे ही क्या कहा जाता है, कार्डियक चक्र कहा जाता है। यानी कि हृदय जब क्या होता है, एक बार संकुचित होता है यानी कि सिकुड़ता है, और फिर वो नॉर्मल हो जाता है यानी कि शिथिल हो जाता है, तो इसे ही क्या कहा जाता है, कार्डियक चक्र कहा जाता है। संकुचन एवं शिथिलन को क्रमशः क्या कहा जाता है, सिस्टोल और डायस्टोल कहते हैं। जो आइंथ ओवन थे, उन्होंने ही सर्वप्रथम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी उपकरण का उपयोग किया था। यानी कि जो आइंथ ओवन थे वही क्या हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के जनक माने जाते हैं। अतः इन्हें ईसीजी का जनक कहा जाता है। यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का निर्माण इन्होंने ही किया था, इसलिए इन्हें जो आइंथ ओवन हैं उन्हें ही ईसीजी का जनक कहा जाता है। थोड़ा और पढ़ते हैं ईसीजी के बारे में। तो हृदय के अंदर संकुचन और शिथिलन के आवेग का प्रमाण विद्युत रासायनिक तरंगों के रूप में होता है। यानी कि हृदय का अंदर जो हलचल होती है, यानी कि हृदय फिर से सिकुड़ता है और शिथिल होता है, तो वो एक आवेग प्रसारण करता है, जिसे विद्युत रासायनिक तरंगों के रूप में क्या किया जाता है, शो किया जाता है। जो क्या होता है, जो ए से नोड यानी कि साइनो आरिकुलर नोड से शुरू होता है और निलय को जाता है। इन तरंगों को हृदय से दूर एक उपकरण के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, मापा जाता है। इस उपकरण को ही इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। यानी कि जो साइनो आरिकुलर नोड होता है, वहाँ से यह क्या होता है, शुरू होता है और निलय में जाके निलय में जाता है। इन आवेगों को एक कागज़ के ऊपर ग्राफ के रूप में व्यक्त करता है। इस ग्राफ को ही इलेक्ट्रोग्राफी तथा इस पूरी प्रक्रिया को इलेक्ट्रोग्राफ कहा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है। ग्राफ के उतार चढ़ाव की सक्रियता को व्यक्त करते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है वो क्या करता है, जो हृदय का आवेग होता है उसे रीड करके एक कागज़ के ऊपर उसे ग्राफ के रूप में व्यक्त करता है। ये जो ग्राफ होता है उसका जो उतार चढ़ाव होता है, इस तरह से जो ग्राफ का उतार चढ़ाव होता है हम सभी जानते हैं, इस तरह से जो है आवेग होता है वो उतार चढ़ाव दिखता है। तो उसका मतलब क्या होता है समझते हैं। तो ये जो ग्राफ होता है वो किस तरह से क्या चीज़ को बताता है, जिसमें कि जैसे कि पी स्थिति है वो क्या करता है, साइनो आरिकुलर जो नोड होता है वहाँ से आवेग उत्पन्न होता है। पी और क्यू क्या बताता है, जो है ये पी क्यू के बीच का गैप आलिंद के संकुचन, यानी कि पी और क्यू के बीच में जो जिस तरह जैसे हम मान लेते हैं ये क्या है, पी है और ये क्यू है, तो ये क्या बताएगा, आलिंद के संकुचन को ये बताएगा। उसी तरह से क्यू से आर का उत्थान ए भी यानी कि आरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड आवेग को बताता है, और आर एस जो होता है, आर एस के बीच का उत्थान हिज बंडलों में आवेग के संचरण और एस एवं टी के बीच का स्थान निलय के संकुचन को व्यक्त करता है। यानी कि जो आर एस के बीच का जो क्या होता है, जो इस तरह से उत्थान होता है वो किसको बताता है, हिज ऑफ बंडल को बताता है, यानी कि हिज के बंडल को बताता है, हिज ऑफ बंडल के आवेग को ये बताता है। उसी तरह से एस और टी के बीच जो ग्राफ होता है, एस और टी के बीच जो ग्राफ होता है वो क्या करता है, निलय के संकुचन को व्यक्त करता है। यानी कि वहाँ पे हमने देखा कि जो एस ए होता है वो क्या करता है, यहाँ एस ए जो पी और क्यू होता है वो क्या करता है, आलिंद के संकुचन को बताता है। उसी तरह से जो एस और टी है वो क्या करता है, निलय के संकुचन को बताता है। जबकि जो टी होता है वो निलय के शिथिलन को प्रारंभ करता है। यानी कि जो टी होता है उसे
क्या पता चलता है, जो नीला है वो शिथिल यानी कि नॉर्मल हो गया है, इसका ये पता चलता है। यानी कि ये टी जो है नीला के शिथिलन को शो करता है। इस ग्राफ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हृदय गति की अनियमितता को व्यक्त करता है। यानी कि अगर इस तरह से जो यहाँ बताया गया है, इसके अनुसार यदि ग्राफ नहीं बनता है तो फिर क्या करता है, हृदय गति के अनियमितता को बताता है। यानी कि हृदय में कुछ क्या है, प्रॉब्लम है या कोई बीमारी है, इसे बताता है। इसी को जो है देख के डॉक्टर्स बताते हैं कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो P है वो क्या कर रहा है, जो A से नोड होता है वह उसकी जो यहाँ पे क्या होती है, तरंग उत्पन्न होती है, उसे ये शो कर रहा है। R जो है, जो QR है वो क्या कर रहा है, ये जो आलिंद होता है वहाँ पे जो AV नोड पाया जाता है, इसके उत्थान को बताता है। वहीं पे जो RS है वो जो है, जो आलिंद होता है, नीला जो होता है, इसके संकुचन या डायस्टोल को ये क्या करता है, बताता है। और ये जो T जो होता है वो क्या है, नीला के शिथिलन को बताता है। यानी कि जो हार्ट होता है वो एक जो मैग्नेटिक कहा जाए, मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक जो तरंग होती है उसके थ्रू ये जो है स्पंदन करती है। जैसे कि हम यहाँ समझ सकते हैं, ये यदि हार्ट है तो यहाँ पे क्या पाई जाती है, एक साइनो ऑरिकुलर नोड पाई जाती है। यहीं से क्या होता है, तरंग जो है उत्पन्न होती है। इस तरह से 4 खंड हार्ट होता है। तो यहाँ से जो तरंग होता है वो तरंग जो है यहाँ पे हीज ऑफ बंडल पे आती है, और हीज ऑफ बंडल जो है पूरे हार्ट में इस तरह से तरंग के रूप में छोटे छोटे फाइबर्स के रूप में क्या होती हैं, फैली होती हैं, और इसे क्या कहा जाता है, हीज ऑफ बंडल कहा जाता है। तो यहाँ पे ये तरंग जो है यहाँ पे आती है, तो इसे क्या कहा जाता है, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड कहा जाता है। और यहाँ से जो है जो तरंग है वो पूरे हार्ट में जाती है, जिससे क्या कहा जाता है, हीज ऑफ बंडल कहा जाता है। तो फिर यहाँ से क्या होता है, जो है हार्ट के जो शिथिलन और जो संकुचन की क्रिया होती है वो यहीं से कंप्लीट होती है। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने कुछ शब्द पे चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अन्य जो ह्यूमन ऑर्गन्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।